हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिज़ाइन। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सीखा अपने कि हम एक फ्लैक्स बोर्ड को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंपल से फ्लैक्स बोर्ड को। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इमेजेस लगाकर इसको। कई बार क्या होता है, पार्टी वाला कहता है कि मुझे ये प्लेन ग्राउंड नहीं चाहिए, तो अब हम इसको और कैसे अट्रैक्टिव और कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा डिज़ाइन देखने में भी अच्छा लगे और हैवी भी ना लगे और हम इमेज भी यूज़ कर सकें। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इसमें मैंने फ़ोटोशॉप का यूज़ किया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक इमेज कट की है यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि ये इमेज मैंने फ़ोटोशॉप में यहाँ पर कट की है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग करने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा फिर कभी, जब हम फ़ोटोशॉप का कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कटिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कटिंग किस प्रकार से की जाती है, इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोल रखा था कि मैंने कटिंग की है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, इमेज काफ़ी बड़ी है ये, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और तो हम यहाँ देखेंगे कि हम इसको कहाँ फिट कर सकते हैं। आपने इसकी सेटिंग देखनी है कि आप कहाँ लगा सकते हैं इसको, मगर आपने इसको ना खींच कर छोटा बड़ा नहीं करना। जैसे कि ये है, ऐसे मैंने खींच दिया तो एक फ्लावर्स की जो शेप है, जो इमेज की असली ओरिजिनलिटी है, वह ख़त्म हो जाएगी। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। किसी भी इमेज को, किसी भी फाउंट को आपने ऐसे कभी नहीं खींचना, ठीक है। अब मेरी इन बातों को ध्यान में रखना। अब आप देख रहे हैं थोड़ा एरिया यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो आपने जब भी खींचना है, इस कोने से पकड़ के खींचना है कि ये मोटाई में, ऊंचाई में, हर जगह से बराबर, इक्वल बराबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी यहाँ पर इतनी बड़ी अगर आ जाएगी इमेज, तो हमारी पीछे की जो इमेज है वो दब जाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो मैटर है वो भी बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले तो यहाँ से मैं इसको दोबारा से ऐसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरफ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ देखा काफ़ी कुछ गड़बड़ हो जाने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख कर, अब मैं यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करूँगा, और सी कर गया, सॉरी, मैं इसको लेफ़्ट करना था और बॉटम के लिए बी करना था। लेफ़्ट और बॉटम के लिए बी प्रेस करूँगा। मैंने कीबोर्ड से लेफ़्ट के लिए एल प्रेस किया है और बॉटम के लिए बी प्रेस किया है, ठीक है। और टॉप के लिए टी होगा कीबोर्ड से खाली। लेफ़्ट के लिए एल, आर के लिए राइट। जहाँ भी आपको इसको पोजीशन को सेलेक्ट करना है आपने, वहाँ पर ये चला जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसको आपने बाद में सेलेक्ट करना है। जिस ऑब्जेक्ट को आपने पोजीशन देनी है, पहले उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया था पहले, फिर बाद में मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया था, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, तब ये सी वाली कमांड, एल, आर और टॉप, तब ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जब आपने सेलेक्ट ही किसी चीज़ को नहीं किया तो कमांड क्या काम करेगी, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि हम इसको यहाँ ले आए, मगर हमारा मैटर नीचे जो है दब गया है, और थोड़ा सा हमारा ध्यान इस फ्लावर की तरफ ही जा रहा है बार बार। ये हमारी एक्चुअल में साड़ी का जो है, ये हम बोर्ड तैयार कर रहे थे, साड़ी के बारे में हमने लिखा हुआ मैटर, तो हमें साड़ी को ज़्यादा प्रेफर देना है, ना कि हमें इस फ्लावर को। और आपने एक बात का नोटिस और करना है यहाँ पर, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इस बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपने। ये बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब मैं नीचे जो फ्लावर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर के हैं,
किस कलर के हैं? वाइट कलर के। आप जितना अपने डिज़ाइन के अंदर वाइट कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर, सोबर कलर, लाइट कलर जितने भी यूज़ करेंगे आप, उतना ही आपका जो डिज़ाइन है उतना ही देखने को सुंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भड़काऊ कलर यूज़ नहीं हुए, वो देखने में भद्दा लग ही नहीं सकता। जिस डिज़ाइन के अंदर वाइट कलर आ जाए ग्राउंड में या फाउंट में या किसी पिक्चर में, वो डिज़ाइन बेकार ही नहीं कभी लगेगा आपको। और आप दुनिया की किसी भी मैगज़ीन को उठा के देखो, किसी भी ऐड को देखो, उसके अंदर वाइट कलर के बिना कोई डिज़ाइन मुकम्मल नहीं हुआ। और जो हुआ है वो बिल्कुल आपको एकदम थर्ड क्लास डिज़ाइन लगेगा। और अगर किसी ने डिज़ाइन कर रखा है, किसी प्रोफेशनल ने, जो देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो यकीनन किसी प्रोफेशनल ने कर रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। जिसको अच्छा ज्ञान है वही कर सकता है, अदरवाइज बिना वाइट के कोई डिज़ाइन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। यानी कि वाइट की के साथ जो डिज़ाइन के अंदर है ना, गेटअप आ जाती है, उभार आ जाता है। इसीलिए हमेशा वाइट कलर क्यों होता है पेपर? कभी सोचा है आपने कि वाइट कलर का पेपर क्यों होता है? हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लैक्स छपवाते हैं, वो वाइट कलर की ही होती है, नीचे भी हमेशा बेस। सोचना कभी, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। बोले तो जय श्री राम। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारी इमेज है जो, अब हमारा ये मसला हो रहा है कि हमारी जो साड़ी है वो दब गई है, ये लेडीज़, तो अब हमें इसको दबाना पड़ेगा और हमारे जो मैटर है उसको भी उभारना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है, मैं थोड़ी सी इस लेंस का ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ इसको, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर मैं लेता हूँ इसको, और इस मैटर को जो है मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ, शिफ्ट पेज अप, ठीक है। और मैं इसका फाउंट भी चेंज करता हूँ, ये भी मुझे यहाँ पर दबा दबा सा लग रहा है कुछ। मैं इसका ज़रा आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। अब हमारा फाउंट अभी भी दबा पड़ा है, मगर जो पिक्चर है हमारी नीचे चली गई है। अब थोड़ा सा हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता है, ना कि फ्लावर की तरफ, ठीक है। वैसे ध्यान अभी भी फ्लावर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, अगर मैं कहूँ तो। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब ध्यान कम जाएगा और हमारा डिज़ाइन पहले से भी बेटर हो गया है। तो आपने डिज़ाइन करते वक्त ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि हम किस चीज़ के लिए, जो बैनर है, जो पोस्टर है, जो आपकी फ्लैक्स है, वो आप किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो तो नहीं दब गई है। जैसे कि हम साड़ी के लिए यहाँ बना रहे हैं, तो साड़ी जो हम हाईलाइट कर रहे थे, वो साड़ी, हमारा साड़ी का काम है, हम उस साड़ी को हाईलाइट करने की बजाय किसी और चीज़ को तो नहीं हमने हाईलाइट कर दिया। पूरे बोर्ड के अंदर आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की प्रोडक्ट के लिए आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट वही दिखाई देना चाहिए सबसे ज़्यादा, उसी पे आपका अट्रैक्शन टिकना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंपनी का नाम जो है उस पर ध्यान जाना चाहिए। जो दो चीज़ें हैं वो मेन यही हैं, इन बातों को आप ध्यान रखना। अब आप यहाँ देख रहे हो लड़की हमारी जो है वो अभी भी थोड़ा सा अभी भी नज़र में नहीं आती। तो या तो हम इसके पीछे इसकी जो ग्राउंड हमने दी थी, मैं चाह रहा था कि थोड़ी इसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाए नीचे की, ठीक है। तो उसके लिए चलो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। मैं दोबारा से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर इसको ब्लर में जाऊँगा, गार्जियन ब्लर। उसके बाद हमने वो पहले से ही सेट कर रखा था वहाँ पर, ये हो गया होगा अपने आप ही, हाँ अपने आप ही चला गया वहाँ पे, वो वही हमने किया हुआ था।
अब मैं इसको थोड़ा कम करूँगा इस बार, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ, लड़की को हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब मैं इतना करके रखूँगा, इसको रोके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, मैं कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ और वो स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता जा रहा है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, अब वो लाइन के नीचे भी चला गया है, पर हमारी लड़की अब हाईलाइट हो गई है, अब आप देख सकते हैं। तो आपने इन दो चीज़ों का ध्यान रखा कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे को कर रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को दिखा रहे हैं, वो आपका हाईलाइट रहे, और साथ ही साथ जिस कंपनी की वो है, उस दुकान का या नाम जो भी है, वो हाईलाइट रहे। इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप इसके अंदर ज़्यादा खिचड़ी ना पकाएं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आपका डिज़ाइन सिंपल और सोबर होगा उतना ही आई टचिंग होगा। अगर आप उसको पोस्टर को भर देंगे, फ्लैक्स को भर देंगे, फ्लैक्स बोर्ड को भर देंगे अगर आप, तो वो देखने का मज़ा नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मेरा ख्याल से। यानी कि उसको डिज़ाइन ही रहने दें आप, उसमें खिचड़ी ना पकाएं, उसे भरें ना। हल्का फुल्का डिज़ाइन ज़रूर आप दे सकते हैं जैसे मैंने दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कलर के अंदर थोड़ी सी। यहाँ पर मैं कलर के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को जो जो मैंने आपको पहले कहा है पिछले वीडियोस में अपने, कि जब मुझे कोई बात ध्यान आ गई मैं तभी बताऊँगा, क्योंकि मैं तो वो चैप्टर वाइज तो कोई बता नहीं रहा हूँ। मुझे जैसे ही कोई पॉइंट याद आता है मैं वैसे ही बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है। अब आप बात यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर ही क्यों चूज़ किया था। इसके अंदर प्रिंटिंग के अंदर आप अगर देखोगे रेड कलर क्या चीज़ है। रेड कलर, कलर से हम क्या, हमारा भाव क्या होता है, कलर के अंदर भाव छिपे होते हैं। जैसे कि रेड कलर अपना जो है साड़ी के लिए, कलेक्शन के लिए, लेडीज़ के श्रृंगार के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंदूर के लिए, चूड़ियों के लिए। आप नीचे ग्राउंड पे ये दे सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है किसी शुभ मुहूर्त के लिए वेडिंग कार्ड लगा लो, आप किसी इनविटेशन कार्ड को लगा लो, किसी पूजा के रेड का, माता के जागरण का जो आपका इनविटेशन होता है रेड कलर में होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है ये रेड कलर। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने साड़ी की जगह पर मैंने लेडीज़ के अंदर जो साड़ी लेडीज़ ने पहनी हुई है वो भी मैंने रेड कलर की चूज़ की। जबकि साड़ी बहुत से कलर में आती हैं, सभी कलर में आती हैं आई थिंक, पर मैंने रेड कलर की चूज़ की। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत काम आने वाली चीज़ें होती हैं कि इस प्रकार से ये कलर जो है कैसे डिफाइन किया जाता है। नेचुरल, अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है आपके तो उसके अंदर ग्रीन कलर यूज़ होगा, आपको नेचुरली पता ही है, नेचुरली बात है। आपका कोई हर्बल है प्रोडक्ट, जहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट आ जाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ जाता है, वहाँ पर आपका ग्रीन कलर यूज़ होता है। फ्रेशनेस के लिए लेमन कलर यूज़ होता है, नींबू का यूज़ होता है, नींबू कलर, कुछ ऐसा वाइट कलर का यूज़ होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको ना अपने से भी सीखनी पड़ेंगी। जब आप धीरे धीरे मैगजीन्स के अंदर ऐड को देखेंगे, साइन बोर्ड को देखेंगे, रोड पे लगे हुए, शॉप्स पे लगे हुए बोर्ड्स को देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों की नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, चलते हुए रोड्स के ऊपर भी आपका ध्यान दे रखना ज़रूरी है कि किस प्रकार से ऐड आई हुई है। मेट्रोज़ में आप ऐड देखते हैं, जगह जगह लगी हुई हैं ऐड, स्टेशनों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उनको देखिए आप, तो आपको पता लगता रहेगा किस कलर के साथ क्या मैचिंग होता है। अब इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लैक से इसका डिज़ाइन ही गेटअप चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है। हम ब्लैक कलर, ये देखिए आप, ब्लैक कलर में भी एक एक लुक इसकी अच्छी आ रही है, और हमारी जो गोल्डन लाइन है वो भी उभर के आ गई। उसके साथ अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी वाइटनेस ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप चाहें तो ये जो हमने लगाई थी यहाँ पर एक ग्राउंड, अभी वो वाली कहाँ गई है वो,
अब उसको ही नहीं पता चल रहा कहाँ चली गई। अब इसको नीचे करना पड़ेगा। चलो मैं इसको करता हूँ नीचे, पेज डाउन। देखते हैं हम कहाँ है ये हमारी ग्राउंड, इसको हटाना है हमें। ये ग्राउंड अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रही। ओहो, मैं इसको भी तो नीचे कर दूँ पहले। हमारी लाइन थी ऊपर। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस ग्राउंड को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अब ज़्यादा बेटर हमारी ये लग रही है। ठीक है, तो ये भी आप कलर आप अगर इसमें देना चाहें, एक कलर आपको मैं दिखाता हूँ और होता है जिसको हम पीकॉक कलर कहते हैं। पीकॉक कलर भी क्लॉथ के वर्क में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। पीकॉक कलर जो होता है वह लेडीज़ क्लॉथ में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ से आपको मैं कहाँ दिखाऊँ पीकॉक कलर। पीकॉक कलर मेरे ख्याल ये कुछ इस टाइप का होता है। हाँ, यही लगा लो आप। मैं यही करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस टाइप का ही होता है पीकॉक कलर। आप देख सकते हैं थोड़ा ये अभी भी लाइट है, थोड़ा मैं डार्क इसमें थोड़ा सा और डार्क चाह रहा था, तो आप इस टाइप का भी दे सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कितनी चॉइस यहाँ पर दिखा दी है, मगर आपको ना कलर की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको तभी आ सकती है जब आप होर्डिंग्स वगैरह रोड पे लगे हुए देखें, मैगजीन्स के अंदर ऐड देखें, तब जाके आपको ये आइडिया अच्छे से लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ये मैटर जो है ये दब गया है, तो आप इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक नीचे हल्का फुल्का कोई बॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं भी थोड़ा आइडिया ही दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको जो अच्छा लगे करो आप वही। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आपको कहाँ पर ये चीज़ अच्छी लग रही है वो आपको डिसाइड करना है। वही आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उस चीज़ को कहाँ पर रख कर कैसे उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डिज़ाइन को। वही एक कलाकारी है इसके अंदर। ठीक है, वही एक चीज़ देखने वाली होती है बस। वही आपकी अपनी जो है मेहनत है, और वही आपका यूनिक डिज़ाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलने वाला। तो आप यहाँ ग्रे कलर का कलर यूज़ कर सकते हैं करना चाहें, पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर लें कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप इस टाइप का भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, बाकी वो आपकी इच्छा है। तो आप इस प्रकार से कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपने जब भी कुछ डिज़ाइन करना है तो या फिर आप लेफ़्ट साइड में डिज़ाइन करें। सारा जो मैटर है आपका लोगो से लेकर, और वो जो पूरा मैटर है वो आपका बिल्कुल लेफ़्ट में लाइन होना चाहिए। अगर आप राइट में कर रहे हैं तो राइट में होना चाहिए, सेंटर में कर रहे हैं तो सारा मैटर आपका सेंटर में अलाइन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसको यहाँ रख दिया, लोगों को यहाँ रख दिया, और इस वाले को उठा के आपने फर्म के नाम को इसके सेंटर में कर दिया, इस वाले को आपने इस बॉक्स के सेंटर में कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल ई करके। तो ये स्टाइल जो है ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई है मैं क्या बता रहा हूँ? डिज़ाइन सिर्फ आपका जो होगा एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए, एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ पढ़ने में जो आए उसका कोई सीक्वेंस बना हुआ हो। आपने सीक्वेंस को बीच में तोड़ना नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं करना। जैसे कि अगर मैं इसको अगर तीसरी लाइन को मान लीजिए, अगर मैं इस लाइन को भी नीचे लाता तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाती। तो इसको इसके नीचे नहीं लाना आपने, कहीं से लाइन के अंदर डिस्टरबेंस नहीं लानी। जो लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ने में आनी चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको ना, समझ में शायद नहीं आया होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा था शायद मैं नहीं समझा पाया। अब जैसे मैंने ऐसे ही कर दिया,
तो ये लाइन नीचे आ गई। बाई चांस क्या होता है, मैटर ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको इस प्रकार खींच कर इसको नीचे ना कर दें ऐसे जैसे मैंने किया है, और एड्रेस को नीचे ना कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है, ये लाइन के बीच में ये लाइन आ गई ना, तो इसका सीक्वेंस जो है इसका पढ़ने का वो ब्रेक हो गया। समझ गया मेरी बात, वो ब्रेक हो गया। एक सीक्वेंस, रीडिंग का एक सीक्वेंस होना चाहिए। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो बात आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए एक ही जगह पर मैसेज में। ये ना हो आधी बात ऊपर है आधी बात नीचे है। मेरा कहने का मतलब अब समझ में आ गया। अब तो मैंने शायद क्लियर से बता दिया है। आपकी कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एड्रेस आपने लिखा हुआ है, शॉप नंबर इतना, 3 नगर, और उसके बाद ये दिल्ली आपका यहाँ आ रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने में हर चीज़ का। और सीक्वेंस अगर टूट रहा है उसका, तो उसके बाद पैराग्राफ मतलब चेंज हो रहा है, तो आप उसके अंदर वर्डिंग चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जहाँ सीक्वेंस टूटा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें और बहुत कॉमन है ये, और गलती हो जाती है प्रिंटिंग के काम में। लाख कोशिश कर लो, गड़बड़ हो ही जाती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सारी गालियाँ डिजाइनर ही खाता है, क्योंकि डिजाइनर ने डिज़ाइन किया है, मशीन ने तो प्रिंट कर देना है। गालियाँ डिजाइनर ही खाता है, और गलती हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि हमें किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। खाली हमें फोटो में उठा उठा के नहीं चेपनी है। समझ गए ना आप? तो मैंने आपको जितना हो सका, मैंने मोस्टली जो मेन चीज़ें हैं इसमें, जो जो मुझे ध्यान में आई अभी एट प्रेजेंट, वो मैंने अपने 2-3 वीडियोस जो मैंने इसके बनाए हैं उसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, और बड़े ही आसान और बड़े ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है, जो कि एक, मैंने जैसे कि पहले ही कहा, 8वीं पास जो स्टूडेंट है वह भी आसानी से समझ सकता है मेरी बात को कि मैं किस टाइप से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये लैंग्वेज मेरी बड़ी आम सी लैंग्वेज है, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हमारी वो हिंदी लैंग्वेज नहीं, ये हमारी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, जो हमारी अपनी बनाई हुई लैंग्वेज है। मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ना कि उस लैंग्वेज में जो किताबी लैंग्वेज है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप आसानी से और सरलता से समझ सकते हैं। तो बाकी अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी आ रही है किसी भी चीज़ में, तो हम ऐसा डिस्कस कर सकते हैं। मैं हो सकता है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूं, और आपकी परेशानी देख कर वो इजीली आप दूर कर पाओ। तो बाकी अब जो हम आगे सीखेंगे इसके बाद आगे आगे, मैं क्योंकि ना कुछ पहले आपको ना कॉमन कॉमन चीज़ें जो मेन मेन चलती हैं, वो चीज़ें आपको, जैसे कि बैनर हो गए, फ्लैक्स वगैरह हो गई, या फिर विनाइल की क्या, उसमें विनाइल कैसे बनती है, उसका क्या चक्कर होता है विनाइल का, उसके साइजेस क्या हैं, उसमें इंडोर आउटडोर का क्या ध्यान रखना पड़ता है। विनाइल फ्लैक्स का भी होता है, इंडोर लगनी है आउटडोर लगनी है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो एक डिज़ाइनर को ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं हर चीज़ को। जब तक अगर आपको उनको उन चीज़ों का नहीं पता होगा ना, तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हैं। और वो आपको वही बता सकता है जिसने मार्केट में काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना किसी और का चैनल देखें या कहीं और ना जाएं। आपको जो अच्छे से समझा पा रहा है, आप वहाँ जा सकते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए। पर आपको मार्केट का ज्ञान अगर नहीं है, मैं बार बार आपसे फिर वही कह रहा हूँ, किताबी कीड़े और इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए आदमी मार्केट में काम नहीं करते, ना कर सकते। उनकी वैल्यू जीरो है मार्केट में। वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट से सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं। अगर वो मार्केट में गए तो उन्हें मार्केट के अंदर 5 साल 7 साल ख़राब करने ही पड़ेंगे, तब जाके वो परफेक्ट डिज़ाइनर बनेंगे। और मार्केट के अंदर मार्केट ही सिखा सकती है आपको, और कुछ कोई नहीं सिखा सकता। वो कोई भी ज्ञान कोई नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ वही सिखा सकता है जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुका है। तो आप ऐसे ही किसी व्यक्ति से काम सीखें। अगर आपको कंप्यूटर नहीं समझ में आता है, मैं आपको एक क्लियरली बात और समझाता हूँ। अगर आप वैसे भी सीखना चाहते हैं कहीं जाकर किसी कंप्यूटर किसी भी बंदे के पास, तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना। आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिलेगा, आपको एजुकेशन वहाँ पर कोई नॉलेज नहीं मिलेगी।
मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आपके 1.5-2 लाख गए पानी में, आपको जीरो हो डिजाइनिंग में, बिल्कुल जीरो। अगर आपको सीखना ही है तो आप उसके पास जाओ जो प्रिंटिंग का काम मार्केट में बैठ के कर रहा है, या किसी ने प्रिंटिंग प्रेस लगाई हुई है, छोटी मोटी जो लोग लगाते नहीं है आजकल, डिजिटल प्रिंट की मशीनें लगाई हुई हैं, साथ में कंप्यूटर रखा हुआ है, वहीं की वहीं डिजाइन बनाते हैं, तुरंत वहीं की वहीं निकाल देते हैं। वहाँ पर सीखो आप, अगर सीखना ही है। या किसी के घर में सीखो जो कोई सिखा रहा है, डिजाइनर, ना कि इंस्टीट्यूट में। अगर आपको और वो बंदा सीखना उसके पास जो घर में सिखा रहा है, जो डिजाइनिंग की कहीं जॉब कर रहा है, जो कहीं डिजाइनिंग की जॉब करता है और शाम को आके सिखाता है या छुट्टी वाले दिन सिखाता है, ऐसे व्यक्ति के पास आप काम सीखना, कंप्यूटर अगर आपको सीखना है तो, क्योंकि उसे मार्केट का ज्ञान है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 5 साल मार्केट में ख़राब करने पड़ेंगे। और अगर आपने मार्केट वाले बंदे से ही सीख लिया तो वो आपको पहले ही मार्केट की सारी चीज़ें बता देगा, तो आप मार्केट में फेल नहीं होंगे। अब आपको मेरी बात शायद लगता है फिर क्लियर से समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे लगता है वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और ये चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो गया है। बाकी आगे चीज़ें मैं आगे आपके साथ जो है कवर करता जाऊँगा, और फिर मैं आगे आपको जो लास्ट में होगा वो सबका निचोड़ बताऊँगा कि उससे कैसे एक पूरा डिज़ाइन मुकम्मल किया जा सकता है फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रॉ को मिक्स करके। क्योंकि जो कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप है ना, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपने डिजाइनिंग का काम करना है तो कोरल ड्रॉ सीखना है तो आपको फ़ोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप सीखना है तो कोरल ड्रॉ भी सीखना पड़ेगा। और अगर फॉरेन कंट्री का काम करना है तो आपको इलस्ट्रेटर भी सीखना पड़ेगा, पर मैं उसका भी आपको इलाज बता दूंगा। आपको इलस्ट्रेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज भी हम कोरल में कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इलस्ट्रेटर का क्योंकि जो फॉरेन कंट्री के अंदर काम होते हैं, वर्क होते हैं, वो ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में होते हैं, ना कि कोरल ड्रॉ में। फ़ोटोशॉप में तो वो करते हैं वर्क, मगर जो डिजाइनिंग का काम है उनका ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में होता है। और वो जो भी फाइल अपने पास आती है, वो अगर हम उसको इसमें वर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो सारी फाइल ब्रेक हो जाती है, टुकड़े टुकड़ों में हो जाती है कोई भी चीज़ है। तो वो बहुत प्रॉब्लम का काम होता है, उसको भी मैं आपको आगे आगे बताऊँगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये सीखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान से, तो मैं उसके बाद आपको इनकम सोर्स भी आपको साथ साथ बताना शुरू करूँगा कि आप कैसे कैसे कमा सकते हैं। कुछ आपको मैं साइडें बताऊँगा, वहाँ पर साइट्स पे आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उनका टेस्ट आप कैसे पास कर सकते हो, क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं उनके कि जिसको हम वर्क दे रहे हैं उनकी नॉलेज कितनी है, तो वो भी क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका अकाउंट वहाँ पर खुलता है। तब आपको काम आना वहाँ से शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। और साथ में ये है कि आपका ना, जब आपके पास पैसा आना शुरू होगा, आप 8th क्लास में हैं और आपने 8th क्लास पास की है, 9th आप कर रहे हो, या 10th में हो, आप 10th पास किया आपने, और आप साथ साथ अपना ये डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हो, आपका साथ में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा इसके साथ साथ। और आप पैसा जो कमाएंगे वो साथ साथ आपको वो भी खुशी होगी, ठीक है ना। तो आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना ये काम, तब मैं क्या करता था, तब कंप्यूटर नहीं आया था, मैं हाथ से डिजाइनिंग किया करता था। किस चीज़ की? टी शर्ट डिजाइनिंग। वो कैसे होती थी? एक डिज़ाइन लेते थे, जो आपने सुना होगा ट्यूबें लगाकर ऊपर शीशा रखकर वो एक बनता था एक्सपोजर, फिर हम उसके ऊपर टीपी पेपर रखकर वो डिज़ाइन बनाते थे। टीपी पेपर के ऊपर ट्रेस करके डिज़ाइन बना करता था। बहुत साल पहले की बात है ये, 92 से पहले की। मैं कहाँ काम किया करता था? गांधीनगर दिल्ली में टी शर्ट डिजाइनिंग होती थी, वहाँ से मैंने ये काम डिजाइनिंग शुरू की थी। हाथ से डिजाइनिंग करते करते फिर मैं कंप्यूटर पे आया। 94 में मुझे ध्यान में है, मैंने अपना पहला कंप्यूटर परचेज़ किया था। और कहाँ से किया था? दिल्ली एयरपोर्ट से। वहाँ पर उन्होंने ऑक्शन में बेचे थे ये कंप्यूटर, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। उस टाइम कंप्यूटर जब आए थे तब उसकी कीमत लाख 1.5 लाख के करीब हुआ करती थी। अब तो आप 10,000 रुपये में, 7,000 रुपये में घर ले आओ, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि धीरे धीरे आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे। तो आप कोशिश करो और चूज़
अपना फ्यूचर आपके अपने हाथ में है। माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर लेते हो, फलाने इंस्टीट्यूट का बहुत नाम है। अब मैं आपको किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर, मैंने भी बहुत पैसा ख़राब किया था। सीखना है आपको तो आप वहाँ जाओ जहाँ पर प्रिंटिंग का वर्क चल रहा है। सही कायदा तो यही है कि आप चले जाओ किसी फैक्ट्री में जहाँ पर प्रिंटिंग जॉब होती हैं, या आप किसी शॉप पे चले जाओ, या किसी वेडिंग कार्ड के वाले के पास चले जाओ। वेडिंग वाले के पास थोड़ा दुखी हो जाओगे आप, टाइपिंग करते करते ही मर जाओगे हिंदी की, तो वहाँ पर तो जाना बेकार ही है। और ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइपिंग अगर करनी है, हिंदी की टाइपिंग वाले के पास मत जाना, है ना, बहुत टफ काम हो जाएगा। तो बाकी आपको मैं थोड़ी साइडें वगैरह भी, साइट्स जो हैं आपको मैं बताऊँगा आगे चलकर। तो फ़िलहाल के लिए भी आप, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय श्री राम।